चलो देखो, नेक्स्ट अपनी जो सभ्यता का टॉपिक चल रहा है उसके अंदर अपन अगली जो सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं वो सभ्यता आज अपनी रहेगी, ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता। ये ध्यान रखना, पढ़ने और लिखने के अंदर ये थोड़ी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इसके बहुत मायने हैं। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, आइएगा अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अपन कौन सी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं, आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे। अब ये जो गणेश्वर सभ्यता, सबसे पहले इसकी जो स्थिति है, इसकी जो लोकेशन है, इसकी अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, ये हाल ही के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर आपका जो नीम का थाना है उसके अंदर पड़ती है। ठीक है, कहां पड़ती है? नीम का थाना। ध्यान रखिएगा, नीम का थाना के अंदर एक नदी है और उस नदी का नाम बताया जाता आपका कातली नदी भी कहते हैं इसको। इसको काटली नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये जो नदी है, इस नदी के पास में कुछ पहाड़ियां बताई जाती है छोटी छोटी, जिन पहाड़ियों का नाम बताया जाता आपका खंडेला की पहाड़ियां। ठीक है, ये जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के अंदर ये सभ्यता क्या हुई थी, तो विकसित हुई बताई जाती है। दूसरा तथ्य देखो, दूसरे तथ्य की अगर बात की जाए तो आपकी गणेश्वर सभ्यता की खोज की बात करते हैं। ठीक है, उत्खनन की बात अपन बाद में करेंगे, पहले इसकी खोज की बात करते हैं। तो इसकी जो खोज का कार्य था, वह खोज का कार्य करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम बताया जाता है, तो वह उनका नाम था क्या? विजय कुमार। और विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन, आपका खोज का जो कार्य किया गया, ये आपका 1967 ईस्वी में किया गया। 1967 ईस्वी में किया गया। अब बात करते हैं अपन इसके उत्खनन की बात करते हैं, इसकी खुदाई की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्खनन का कार्य था, उत्खनन का कार्य, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इसका उत्खनन था। इसका उत्खनन दो लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें एक व्यक्ति बताए जाते हैं, उनका नाम क्या बताया जाता आपका? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और दूसरे व्यक्ति बताए जाते हैं, उनका नाम बताया जाता आपका क्या? तो उनका नाम बताया जाता, ध्यान रखना, क्या? विजय कुमार। ठीक है ना, दूसरे कौन थे? विजय कुमार। इन दोनों के द्वारा मिलकर के इस सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य किया गया, वह ध्यान रखिएगा आपका 1977 ईस्वी के अंदर इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया। अब देखिएगा, इस सभ्यता की अगर कालक्रम की बात करते हैं कि यह सभ्यता आपकी कब से कब तक लेकर के अस्तित्व के अंदर रही थी, तो ध्यान रखना, इसका जो अस्तित्व बताया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इसके कालक्रम की बात करते हैं, इसके टाइम की अगर बात करते हैं, तो ये सभ्यता आपके 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व से लेकर और आपके 2200 ईसा पूर्व है, वह इस सभ्यता का क्या बताया जाता है? समय बताया जाता है या कालक्रम बताया जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसका उत्खनन हो गया, खोज हो गई, और ये इसकी क्या हो गई? स्थिति हो गई। अब देखिएगा, इन लोगों के द्वारा जब इसका उत्खनन किया गया, इसकी खुदाई की गई, तो खुदाई के अंदर यहां से कौन कौन से स्रोत मिले, कौन कौन से साक्ष्य मिले, कौन कौन से प्रमाण मिले, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले बताया जाता है कि आपका जो गणेश्वर है, ये गणेश्वर कहते हैं कि जितने भी अपने भारत के अंदर आपकी ताम्रयुगीन, ठीक है, ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं बताई जाती है, उन सभी सभ्यताओं के अंदर ये आपकी क्या है? तो ये आपकी प्राचीन सभ्यता बताई जाती है। इसलिए ध्यान रखना, आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम होने के कारण या सबसे प्राचीन होने के कारण आपका गणेश्वर है। इस गणेश्वर को आपकी ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं, उन ताम्रयुगीन सभ्यताओं के क्या कहा जाता है? तो जननी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? बहुत दफा पूछा गया, तो आपके गणेश्वर को कहा जाता है। इसके उपरांत देखो, एक दूसरे तथ्य की बात करते हैं, तो वो ये कहा जाता है कि आपका जो गणेश्वर है, ये गणेश्वर अपने भारत के अंदर, गणेश्वर गणेश्वर है, ये कहते हैं कि भारत के अंदर आपकी जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, उन ताम्रयुगीन सभ्यताओं का, और एक प्रकार से कहते हैं कि आपका किस प्रकार का? प्रारंभिक शुरुआती दौर का क्या है?
प्रारंभिक या शुरुआती दौर का, प्रारंभिक है, और एक क्या माना जाता है, तो केंद्र माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने भारत के अंदर जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, उनका जो लगभग लगभग जो प्रारंभ का केंद्र, शुरुआती दौर का केंद्र माना जाता है, या एक तरह से बिंदु माना जाता है, वह किसको मानते हैं, आपका गणेश्वर को माना जाता है। आगे देखो दोस्तों, अगर दूसरे तथ्य की अगर बात की जाए, तो देखिएगा अगला तथ्य मैं आपको दो टाइप से बताऊंगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक मैं बता देता हूं। तो देखिएगा, सुनिएगा क्या कहा जाता है कि आपका जो गणेश्वर है, इस गणेश्वर से, ठीक है, एक तो आपका हड़प्पा, और एक हड़प्पा के अलावा बताया जाता आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इन दोनों के अंदर आपका जो तांबा भेजा जाता था, तांबे की जो आपूर्ति की जाती थी, वह आपकी कहां से की जाती थी, गणेश्वर से की जाती थी, ठीक है। अब इस चीज को एक बार से दोबारा दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। देखिएगा, आपकी अगर आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को एक नाम से और पुकारते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, उन स्थलों के अंदर सबसे पहले सर्वप्रथम जिस स्थल की खोज की गई, वो उसका नाम क्या था, हड़प्पा। इसका ध्यान रखना, इसका एक नाम और क्या रख दिया गया, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, आपका मोहनजोदड़ो है, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी थी, और पहली क्या बताई जाती है, हड़प्पा बताई जाती है। ये ध्यान रखना, अपन ने कहां पर, कालीबंगा के अंदर अपन ने पढ़ा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मैंने आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, तांबे की जो आपूर्ति की जाती थी, तांबा जो भेजा जाता था, वह कहां से भेजा जाता था, गणेश्वर से भेजा जाता था। इसी कारण ध्यान रखना, आपका जो गणेश्वर है, इस गणेश्वर को आपका पुरातत्व है, पुरातत्व है, उस पुरातत्व का क्या कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है, पुरातत्व का, और क्या कहा जाता है, पुष्कर कह करके पुकारा जाता है। अब देखिएगा, अगर मैं आपको कोई चीज देता हूं, तो बदले के अंदर आप भी मुझे कोई वस्तु देते हुए चीज देते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये लोग तो क्या करते थे, गणेश्वर सभ्यता के लोग, इनको क्या भेजते थे, तांबा। अब ये लोग थे दोनों के दोनों, या कह सकते हैं कि आपके हड़प्पा के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये गणेश्वर वासियों को बदले के अंदर क्या भेजा करते थे, तो अनाज भेजा करते थे। क्या भेजते थे, अनाज। अनाज में आपका कुछ भी हो सकता है, गेहूं वगैरह जो भी है, आपका सरसों है, चना है वगैरह, उनकी वो खेती करते थे। एक देखिएगा, वस्तु, ये भी वस्तु है, वो भी वस्तु है, ठीक है। वस्तु के बदले वस्तु देना कौन सा व्यापार कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है, वस्तु विनिमय भी कहा जाता है। आगे देखो दूसरा, एक इसके अलावा अगर दूसरे तथ्य की बात की जाए, ठीक है, तो वो क्या बताया जाता है कि आपका जो गणेश्वर है, इस गणेश्वर से आपके तांबे के बने हुए कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं, जो उपकरण यहां से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना, एक तो बताया जाता आपके क्या प्राप्त हुए हैं, आपके फर्श से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, फर्शे। फर्शे के अलावा अगर दूसरी बात की जाए, तो ध्यान रखना, कुछ क्या मिले हैं, बाण भी प्राप्त हुए। बाण के अलावा ध्यान रखना, कुछ क्या मिली है, सलाखाएं मिली है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये भी बताया जाता है यहां से आपके मछली पकड़ने के, ठीक है, और क्या प्राप्त हुए हैं, तो कांटे प्राप्त हुए बताए जाते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक जो उपकरण प्राप्त हुए, वह ध्यान रखना, आपके क्या प्राप्त हुए हैं, तो मछली पकड़ने के जो कांटे हैं, वह सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आपके गणेश्वर से सर्वाधिक आपके तांबे के कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो मछली पकड़ने के जो क्या है, कांटे हैं, जिनको फिश हुक भी कहते हैं, ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, ये आपके मछली पकड़ने के जो कांटे हैं, इन कांटों को कहते हैं कि, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी जो औजार हैं, उपकरण हैं, ये बनाए जाते थे, ये अलग अलग जगह पर ये क्या करते थे, भेज देते थे, ठीक है। किसको भेजा करते थे, तो ध्यान रखना, ये उपकरण यहाँ के लोग पाकिस्तान को भेजते थे। पाकिस्तान के अलावा ध्यान रखना, किसको भेजते थे, पंजाब को भेजते थे। पंजाब के अलावा अगर और बात करते हैं, तो ध्यान रखना, और किसको भेजा जाता था, तो आपका हरियाणा है, उन हरियाणा के अंदर इनका क्या कर दिया जाता था, तो आपका निर्यात कर दिया जाता था। दूसरा देखो,
अब सबसे महत्वपूर्ण और मस्त बात यह आती है कि यहाँ के लोग थे वह तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, ठीक है। मतलब तांबे के खुद भी उपकरण बना लेते थे, दूसरे लोगों को भी भेज देते थे। इतना तांबा ये कहां से लेकर आते थे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता है, इस सभ्यता के जो लोग थे वह कहते हैं कि आपका जो तांबा है, ये तांबा दो जगह से क्या करते थे, प्राप्त करते थे। जिसमें एक जो स्थान बताया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, खेतड़ी बताया जाता है, ठीक है। ये खेतड़ी ध्यान रखना आपका नीमका थाना में चला गया, पहले कहां पड़ता था, झुंझुनू के अंदर पड़ता था, ठीक है। जो बहुत बड़ी एक क्या मानी जाती है, आपके तांबे की खान मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा दूसरी जो खान थी उसको कहते थे आपका क्या, खो दरीबा कहते थे। और खो दरीबा कहां पड़ता है, अलवर के अंदर, ठीक है। तो ये यहां से ध्यान रखना, यहां की जो खान थी, ठीक है, दोनों स्थानों की जो क्या थी, तांबे की खानें थी, उन खानों से ये लोग क्या करते थे, तो आपका तांबा प्राप्त किया करते थे, ठीक है। जिसके खुद भी औजार बना लेते थे और दूसरे लोगों को भी क्या कर देते थे, भेज दिया करते थे, ठीक है। एक बहुत अलग टाइप की बात है, क्या बात है देखिएगा, यहाँ के लोग जितने भी आपके उपकरण बनाते थे, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता के लोग, उन उपकरणों के अंदर ध्यान रखना आपका 99%, ठीक है, 99% किसका प्रयोग किया जाता था, तो ध्यान रखना आपके तांबे का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। 1% था वो कोई दूसरी चीज का इसके अंदर क्या करते थे, विलय करते थे, मिलाते थे, मिक्स करते थे। लेकिन 99% था, 99% था वह इसके अंदर क्या हुआ करता था, तो आपका तांबा हुआ करता था। इसका ध्यान रख, इसी वजह से ध्यान रखना इसको क्या कहा जाता है, आपकी ताम्रवती ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं, जननी भी कहा जाता, सबसे प्राचीन होने के कारण। एक और देखिएगा, ठीक है, यहां से खुदाई के अंदर कहते हैं कि आपका अत्यधिक मात्रा के अंदर, बहुत मात्रा के अंदर, बहुलता मात्रा के अंदर आपके अत्यधिक मात्रा में आपका तांबा है। उस तांबे के बने हुए यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस कारण इस सभ्यता को एक नाम से और पुकारा जाता है, इसे आपकी ताम्रे संचय, क्या है, ताम्रे संचयी सभ्यता, या फिर क्या कह सकते हैं, संस्कृति के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आपकी जो गणेश्वर सभ्यता उसकी कुछ मुख्य बातें बताई जाती थी। इसके अंदर ध्यान रखना आप लोग जननी वाली बात याद रखना, एग्जाम के अंदर क्या कर ली गई, पूछ ली गई है। एक इसके अलावा ध्यान रखना इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, और क्यों कहते थे ये बात अपन ने कर ली है। इसके अलावा देखिएगा मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए, ये बात यहां से याद रखना। और एक ध्यान रखना यहाँ के जो उपकरण थे उसमें 99% किसका प्रयोग किया जाता था, तो आपका तांबे का प्रयोग किया जाता था। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ के जो मकान थे उन मकानों की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि आपका जो गणेश्वर है, इस गणेश्वर के जो मकान थे, ठीक है, वह मकान केवल आपके किसके बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे। इसके अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। और कहा जाता है कि आपके जो बस्ती थी, ठीक है, इस बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए, ठीक है, किससे बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए आपका जो पत्थर था, इस पत्थर के ये क्या बनाते थे, ये लोग बांध भी बनाया करते थे। कहा जाता है कि जब आपकी कातली नदी थी, इस कातली नदी के अंदर इनको आशंका रहती थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पहले से ही अपने आप को क्या रखते थे, महफूज रखते थे, ठीक है, कि हो सकता है नदी के अंदर बाढ़ आ जाए, उस बाढ़ से अपनी बस्ती को कैसे बचाया जाए। तो बड़े बड़े ये क्या बनाया करते थे, आपके बांध बनाते थे, और वह बांध केवल किसके बनाया करते थे, तो पत्थर के बनाया करते थे। आगे देखिएगा, एक ही कहा जाता है छल्लेदार, छल्लेदार मिट्टी, छल्लेदार मिट्टी के जो बर्तन है, ये बर्तन आपके केवल पूरे राजस्थान के अंदर और आपके कहां से प्राप्त हुए बताए जाते हैं, गणेश्वर से प्राप्त हुए बताए जाते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल छल्लेदार मिट्टी के बर्तन आपके कहां से प्राप्त हुए हैं, तो गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिएगा गणेश्वर के जो लोग थे उनका जीवन कैसा था, ठीक है। तो कहा जाता है कि गणेश्वर के जो लोग थे
इनका जीवन था या गणेश्वर वासी थे ये मुख्य रूप से, ठीक है, किसके ऊपर आधारित रहते थे? तो ये आपका शिकार के ऊपर आधारित रहते, शिकार के ऊपर निर्भर करते थे, आधारित रहते थे। अभी अभी अपन पीछे पढ़ के आए कि सबसे ज्यादा यहां से क्या मिले, तो मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए, यानी मछली का ये क्या किया करते थे, शिकार करते थे। इसके अलावा देखिएगा, उसके बाद देखिएगा मुख्य रूप से तो किसके ऊपर आधारित थे, शिकार के ऊपर। उसके बाद देखिएगा आंशिक रूप से ये किसके ऊपर अधिक आधारित रहते थे, तो आपकी कृषि है, उस कृषि के ऊपर क्या करते थे, आधारित रहते थे। लेकिन इनका मुख्य था रहने का, खान पान का, वो क्या था, तो शिकार के ऊपर इनका जीवन क्या करता था, निर्भर करता था। इसके अलावा देखो उसके बाद में यहां से जो आपके मृत भांड प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा आपका जो गणेश्वर है, इस गणेश्वर से, ठीक है, जो मृत भांड प्राप्त हुए हैं, मृत भांड मिट्टी के बर्तन, उनको क्या कहा जाता है, उनको आपका कपीस वर्णी, कपीस वर्णी मृत भांड कहते हैं। जो ध्यान रखना आपके कैसे कलर के होते थे, नीले और काले कलर के मृत भांड होते थे, उनको क्या कहा जाता था, आपका कपीस वर्णी मृत भांड के नाम से पुकारा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि आपके गणेश्वर सभ्यता है, ये प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है, और ये आपकी ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। ये तीन टाइप, तीन इसके क्या बताए जाते हैं, स्तर बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपकी कौन सी सभ्यता मानी जाती है, तो ये आपकी गणेश्वर सभ्यता बताई जाती है। इसके उपरांत देखो एक छोटी सी सभ्यता और पढ़ते हैं अपन, जो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी डाली गई है, और उसका नाम क्या है, बागोर। शायद डाली गई है, नहीं डाली गई, वो आप लोग देख लेना, मेरे आईडी से होनी चाहिए शायद, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, आपका बागोर कहते हैं। क्या कहते हैं, बागोर सभ्यता कह सकते हो, बागोर स्थल कह सकते हो, बागोर पुरातात्विक स्थल कह सकते हो, ठीक है, कैसे भी, लेकिन मैन क्या है, मैन बागोर है। अब बागोर की अगर बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले बागोर की कंडीशन की बात कर लेते हैं कि बागोर आपका प्रेजेंट टाइम में कहां है। तो ध्यान रखना बागोर है ये आपका कोठारी नदी, ठीक है, कोठारी नदी के तट पर, और आपका कौन से जिले में बताया जाता है, तो आपका जो भीलवाड़ा जिला है, उस भीलवाड़ा जिले के अंदर ये प्रेजेंट टाइम में स्थित बताया जाता है। अब इसके उत्खनन की बात करते हैं कि इसका उत्खनन का कार्य किसने किया। तो ध्यान रखना इसका जो उत्खनन का कार्य था दोस्तों, वह दो लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम क्या बताया जाता, आपका वीरेंद्र नाथ मिश्र थे, ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र, और दूसरा व्यक्ति था उसका नाम है LS लेसनी। इन दोनों के द्वारा इसका जो उत्खनन का कार्य किया गया, वह ध्यान रखना आपका 1967 से प्रारंभ किया गया, ठीक है, और 1970 ईस्वी तक इसका क्या किया गया था, उत्खनन का कार्य किया गया था। कब प्रारंभ किया गया, 1967 के अंदर, और चला कब तक था, 70 तक चला था, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर आप लोगों को एक विशेष रूप से एक ध्यान रखना, आपका कई जगह पर यह अधिकांश आपको क्या मिलेगा कि आपका 67 के अंदर इसका उत्खनन कार्य शुरू किया गया और 69 तक चला। लेकिन वास्तविकता की अगर बात की जाए तो 69 नहीं है, बल्कि कितना है, 70 है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे आ जाओ। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कहा जाता है कि बागोर है, ठीक है, बागोर, इस बागोर से भारत के प्राचीनतम, सबसे पुराने प्राचीनतम आपके पशुपालन के और क्या प्राप्त हुए हैं, तो अवशेष प्राप्त हुए बताए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपके पूरे भारत के अंदर सबसे पहले और आपके पशुपालन के जो अवशेष हैं, ये अवशेष आपके कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपके बागोर से प्राप्त हुए बताए जाते हैं। और ध्यान रखना ये जो अवशेष है पशुपालन के, ये कितने पुराने बताए जाते हैं, तो ये आपके 5000 ईसा पूर्व के क्या बताए जाते हैं, अवशेष बताए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो मनुष्य था वह 5000 वर्ष पहले और किसका पालन करता था, तो पशु का क्या किया करता था, पालन किया करता था। एक दूसरा और देखिएगा, महत्वपूर्ण बात देखिएगा,
कहा जाता है कि आपका बागोर है यहां से सर्वाधिक प्रकार की, सर्वाधिक है प्रकार की, कहने का मतलब आपके 14 प्रकार की, कितने प्रकार की, 14 है प्रकार है, उस 14 प्रकार की और कृषि किए जाने के, क्या किए जाने के, कृषि या खेती किए जाने के यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, तो अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, इसको आपका आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, आदिम संस्कृति है उस आदिम संस्कृति का, और क्या कहा जाता है, तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको यह भी मिला लिखने पढ़ने को मिलेगा कि आपका बागोर था ये पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थलों के अंदर सबसे संपन्न था। ठीक है, देखिएगा संपन्न उस जमाने की बात करें तो संपन्न कौन थे, जो किसके जिसके पास में क्या था, सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें थी, वो क्या था, सबसे ज्यादा संपन्न था। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे भी मिलता है कि बागोर पाषाण कालीन सभ्यताओं के अंदर सबसे क्या था, आपका संपन्न था। इसको क्या कहते हैं, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ के लोग 14 प्रकार की क्या करते थे, कृषि करते थे, खेती करते थे। इसका ध्यान रखना, इसको आदिम संस्कृति का क्या कहा जाता है, तो आपका संग्रहालय कहा जाता है। इसके उपरांत देखिएगा आपका बागोर है, बागोर, इस बागोर को ध्यान रखना आपके महासतियों, महासतियों का और क्या कहा जाता है, तो टीला भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक दो बार एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया गया कि आपके महासतियों का टीला किसे कहते हैं, तो महासतियों का टीला किसको कहते हैं, बागोर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, कहते हैं कि आपका जो बागोर है, इस बागोर से, ठीक है, जो शव है, ठीक है, जो व्यक्ति मर जाता था, इस शव को आपके घर में गाड़ने के या दफनाने के क्या प्राप्त हुए हैं, तो आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग जो शव होता था, डेड बॉडी होती थी, उसको अपने घर के अंदर ही क्या करते थे, दफनाते थे, दफन किया करते थे। ठीक है, और उसके साथ में ध्यान रखना क्या रखते थे, उसके साथ में बर्तन भी रखते थे, उसके साथ में क्या रखते थे, आपकी खाद्य सामग्री भी रखते थे। बर्तनों के साथ साथ में क्या, आपकी जो खाद्य सामग्री होती थी वह सामग्री भी रखते थे। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा, देखिएगा ऐसे कहते हैं कि ये लोग जो शव होता था, डेड बॉडी होती थी, उस शव का जो सिर था वह सिर ध्यान रखना आपके उत्तर में नहीं करते थे, जिस प्रकार से पीछे की सभ्यताओं के अंदर अपन ने पढ़ा कि कहां करते थे, उत्तर में करते थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, शव का सिर होता था वह आपके कौन सी दिशा में, तो आपके पश्चिम दिशा के अंदर शव का क्या करते थे, सिर किया करते थे। कहां के लोग, तो आपके बागोर के लोग हैं। ठीक है, उसके आगे देखिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ऐसा भी कहते हैं कि बागोर से, ठीक है ना, बागोर है, इस बागोर की जब खुदाई की गई तो कहते हैं कि बागोर से आपके ताम्रयुगीन जो सभ्यता है, उस ताम्रयुगीन सभ्यताओं के भी क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से बागोर से आपका जो तांबा है, उस तांबे के भी यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, तो आपके उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है ना, कह सकते हैं कि यहां से क्या मिले हैं, आपके तांबा है, उस तांबे के और क्या प्राप्त हुए हैं, तांबे के क्या मिले हैं, तांबा या ताम्र कह सकते हैं, ताम्र के क्या मिले हैं, बहुत सारे उपकरण मिले हैं। ठीक है ना, उपकरण। लेकिन सबसे मस्त बात क्या है कि इन उपकरणों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण था वह कौन सा था, तो ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वह माना जाता है आपकी छेद वाली जो सुई है, वह सुई ध्यान रखना सबसे क्या माना जाता है, तो आपका महत्वपूर्ण ताम्र उपकरण बताया जाता है। ये छोटी सी ध्यान रखना आपकी कौन सी सभ्यता मानी जाती है, तो ये छोटी सी आपकी बागोर सभ्यता बताई जाती है। ठीक है, बागोर के बाद में दोस्तों देखिएगा एक छोटा सा पुरातात्विक स्थल और आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो एक ध्यान रखना बार बार मुंह से निकल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या, आपका रंग महल। ठीक है, रंग महल है, और रंग महल की दोस्तों
स्थिति की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम के अंदर कहां पड़ता है। तो रंग महल प्रेजेंट टाइम के अंदर, ध्यान रखना, आपकी जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी के तट पर, और आपका कहां बताया जाता है, तो आपका जो हनुमानगढ़ जिला है, उस हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये बताया जाता है। ठीक है, कई जो बुक्स है उस बुक्स के अंदर आपका इसकी लोकेशन बताई गई है, वो गंगानगर बताई गई। ठीक है, लेकिन ये गंगानगर के अंदर नहीं पड़ता है, बल्कि ये कहां पड़ता है, तो आपका हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता, आपका सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ से अगर आप लगभग 13 किलोमीटर अगर उत्तर दिशा में, सॉरी उत्तर नहीं, आप पूर्व दिशा में चलोगे, पूर्व दिशा में चलोगे तो आपका क्या आता है, रंग महल आता है। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि आपका कहां पड़ता है, तो घग्गर नदी के तट पे, और कहां, हनुमानगढ़ में। अब इसके उत्खनन की बात करते हैं, खुदाई की बात करते हैं। देखिएगा, इसका उत्खनन का जो कार्य था, इसका उत्खनन का कार्य अपने इंडियन के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि एक महिला थी, और महिला का नाम क्या बताया जाता है, तो महिला का नाम है श्रीमती हन्ना रीड। क्या नाम है, श्रीमती हन्ना रीड। और ये श्रीमती हन्ना रीड थी, ये स्वीडन की थी। कहां की बताई जाती है, स्वीडन की। ठीक है, इसके द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया, और इसके द्वारा उत्खनन का जो कार्य किया गया था वह आपका 1952 से लेकर के 1954 ईस्वी के मध्य क्या किया गया, उत्खनन का कार्य किया गया। अब यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई उसकी और बात करेंगे। एक तो देखिएगा, सबसे पहले आता है कि आपका रंग महल है, इस रंग महल की जब खुदाई की गई, उत्खनन का कार्य किया गया, तो यहां से एक तो आपके गुरु और एक कहते हैं कि शिष्य। ठीक है, गुरु और शिष्य की यहां से क्या प्राप्त हुई है, तो आपकी प्रतिमा प्राप्त हुई बताई जाती है, जो आपकी कौन सी शैली में बनी हुई है, तो जो आपकी गंधार शैली है, उस गंधार शैली के अंदर बनी हुई बताई जाती है, जो यहां से किसमें प्राप्त हुई है, तो आपकी खुदाई में प्राप्त हुई बताई जाती है। अब देखिए, रंग महल है, इस रंग महल को रंग महल नाम क्यों दिया गया, इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, यहां से कहते हैं कि आपके खुदाई के अंदर लाल रंग, ठीक है, लाल रंग है, उस लाल रंग के क्या प्राप्त हुए हैं, पात्र प्राप्त हुए हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं, और उनके ऊपर आपके ब्लैक कलर से, ठीक है, या कह सकते हैं कि कैसे रंग से, काले रंग से, और विभिन्न प्रकार की क्या बनाई गई है, तो आपकी डिजाइन बनाई गई है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इस स्थान का नाम था वह आपका क्या रख दिया गया था, तो आपका रंग महल इसका क्या रखा गया था, नाम रखा गया। इसके अलावा देखिएगा, ऐसा भी कहते हैं यहां से जो छोटे बच्चे थे, उन छोटे बच्चों के भी यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, खिलौने प्राप्त हुए हैं, और खिलौनों के अंदर क्या प्राप्त हुआ मुख्य रूप से, तो देखिएगा क्या मिलता है। ऐसे कहते हैं कि यहां से छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों के खेलने की पहिएदार, ठीक है, जो गाड़ी है, वह पहिएदार यहां से गाड़ी क्या हुई है, प्राप्त हुई बताई जाती है। अगर एक शब्द के अंदर अपन कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यहां से आपका बच्चों की खिलौना गाड़ी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। आज भी आपके इस क्षेत्र के जो लोग हैं वह चावल की बहुत ज्यादा खेती करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपके रंग महल के जो लोग थे, इन लोगों का जो मुख्य खाद्यान्न बताया जाता है, वह खाद्यान्न बताया जाता है क्या, चावल था। क्या था, चावल। इसलिए कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से और किसकी खेती करते थे, तो आपका चावल होता था, उस चावल की क्या किया करते थे, खेती करते थे। किसकी खेती करते थे, चावल की। आज भी अगर आप कभी आपका इस क्षेत्र में जाने का मौका मिले तो देख लेना। ठीक है, कई गांव पड़ते हैं आसपास में, रंगमहल पड़ता है, मानक खेड़ी पड़ता है आपका, और भी मैं गया हूं लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है छोटे छोटे गांवों का, लेकिन मानक खेड़ी जरूर मैं रहा था, इसलिए मुझे याद है। वहां के लोग भी ध्यान रखना, आज किसकी खेती करते हैं आपके, तो चावल की खेती करते हैं। ठीक है, आगे आइएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां से ध्यान रखना, आपके जो कुषाण शासक थे, उन कुषाण शासकों के भी सिक्के प्राप्त हुए, इसलिए कहा जाता है कि आपका रंग महल है, इस रंग महल से, ठीक है, आपके जो कुषाण हैं, इन कुषाण शासकों के भी, और यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, तो सिक्के प्राप्त हुए बताए जाते हैं। ये सारे के सारे थे, ये कहते हैं कि यहां से जब खुदाई की गई तो खुदाई के अंदर ये सारी की सारी चीजें क्या हुई थी,
प्राप्त हुई बताई जाती है। कुषाण के साथ साथ में ध्यान रखना, यहां से आपके पूर्व गुप्तकालीन जो संस्कृति है, देखिएगा कुषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है, कुषाण शासकों के सिक्के मिले। तो इसके अलावा ध्यान रखना गुप्तकालीन जो संस्कृति है उसके भी यहां से क्या प्राप्त हुए बताए जाते हैं, तो सिक्के प्राप्त हुए बताए जाते हैं, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखना किसकी बताई जाती है, तो ये दो बातें आपके किसकी है, तो रंग महल की बताई जाती है। रंग महल के बाद में अगर दूसरी बात करें तो एक छोटा सा स्थान आता है जिसको कहते हैं आपका नोह कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नोह, ठीक है। नो की अगर कंडीशन की बात करें तो आपका रूपा रेल एक नदी है, रूपा रेल नदी, और ये रूपा रेल नदी है, ये आपकी कहां पर है, तो ये आपकी भरतपुर के अंदर है, ठीक है। रूपा रेल नदी के तट के ऊपर ये स्थित है, और इसका जो उत्खनन का कार्य था, इसके खुदाई की अगर बात करते हैं, उत्खनन का कार्य, तो उत्खनन का कार्य ध्यान रखना आपके आरसी अग्रवाल, ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, और रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य था वह आपका 1962 और 63 के अंदर इसका क्या किया गया था, उत्खनन का कार्य किया गया, ठीक है। कौन था, रतन चंद्र अग्रवाल बताया जाता है, ठीक है। आपका 62 और 63, 63 और 64 क्या है, 63, 1963 और 1964 के अंदर इसका क्या किया गया, उत्खनन का कार्य किया गया। इसके साथ में देखिएगा एक व्यक्ति और था जो बताया जाता है डेविडसन, क्या नाम है, डेविड सन, और ये डेविडसन था, ये बताते हैं कि आपका कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है उसका एक क्या बताया जाता है, तो प्रोफेसर बताया जाता है। इन दोनों के द्वारा मिलकर के कहते हैं कि इसका क्या किया गया था, तो उत्खनन का कार्य किया गया था। आगे देखिएगा, आगे कहते हैं कि आपका जो नोह है, इस नोह से कई संस्कृतियों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसलिए कहा जाता है कि नोह नामक जो स्थान है, यानी कि आपका नोह है, इससे महाभारत, महाभारत, महाभारत से लेकर के आपकी शक, महाभारत जो संस्कृति थी उससे लेकर के आपका शक सातवाहन, शक सातवाहन जो संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों के यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, तो अवशेष प्राप्त हुए बताए जाते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप से आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, दूसरे टाइप से आपको पढ़ने को मिलेगा कि यहां से आपके, एक मिनट बाद में करते हैं। देखिएगा दूसरी टाइप से क्या पढ़ने को मिलेगा, दूसरी टाइप से आपको पढ़ने को मिलेगा कि यहां से आपके शक सातवाहन, सॉरी, महाभारत संस्कृति से लेकर शक सातवाहन संस्कृति तक जो 5 संस्कृतियां आती है, उस 5 संस्कृतियों के यहां से क्या मिलेंगे, आपके अवशेष मिले हुए बताए जाते हैं। नेक्स्ट एक और देखिएगा, अगर दूसरा बताया जाता है तो यहां से आपका नो है, इस नौ से कहते हैं कि आपकी पक्षी चित्रित, पक्षी चित्रित जो ईंट है, ये ईंट यहां से क्या हुई है, तो प्राप्त हुई बताई जाती है, ठीक है। अब ईंट के ऊपर कौन से पक्षी का चित्र है, ये तो निश्चित रूप से कोई भी नहीं बता पाया, ठीक है, लेकिन ईंट के ऊपर पक्षियों के क्या बनाए गए हैं, तो आपके चित्र बनाए गए। उसके बाद में देखिएगा अपने घर के अंदर छोटी चिड़िया होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, गौरैया कहते हैं, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना आपकी जो गौरैया है, या कह सकते हैं कि जो क्या है, चिड़िया है, ठीक है, इस चिड़िया का भी यहां से, और छोटे बच्चों का खेलने का, और एक यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो आपका खिलौना क्या हुआ है, प्राप्त हुआ बताया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां से कहते हैं कि आपकी 1.5 मीटर ऊंची, ठीक है, 1.5 मीटर ऊंची यक्ष, जिसको कहते हैं जोक बाबा, कि यहां से क्या प्राप्त हुई है, तो आपकी प्रतिमा प्राप्त हुई बताई जाती है, ठीक है।
अब यक्ष देखिएगा, जो देवी देवताओं से संबंधित होते थे उनके लिए ध्यान रखना, आपका यक्ष और यक्षिणी जो शब्द है उसका क्या किया जाता है, तो आपका प्रयोग किया जाता है। गौरैया के अवशेष प्राप्त हुए, यक्ष के अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा ध्यान रखना, दो कुषाण शासक हैं, जिसमें एक कुषाण शासक का नाम क्या बताया जाता है, तो आपका होविस्क, ठीक है, और एक का नाम क्या है, तो आपका वासुदेव, ठीक है। ये कौन से शासक हैं, तो ये आपके कुषाण शासक बताए जाते हैं, ठीक है। इनके भी यहां से आपके क्या प्राप्त हुए बताए जाते हैं, तो सिक्के प्राप्त हुए बताए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में अगर आगे बात करें तो यहां से स्लेटी रंग के, ठीक है, यहां से चित्रित स्लेटी रंग व गेरुआ रंग, गेरू रंग के क्या प्राप्त हुए हैं, तो आपके मृद भांड प्राप्त हुए बताए जाते हैं, ठीक है। ये दो तीन बातें किसकी मानी जाती है, नौ की मानी जाती है। नौ की एक तो लोकेशन याद रखना, ठीक है। नौ की लोकेशन को वह कई बार पूछ चुका है कि नौ कहां पड़ता है, तो नौ आपका कहां पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। एक तो ये बहुत ज्यादा पूछता है। एक ध्यान रखना, ये पूछता है कि आपकी पक्षी चित्रित ईंटें हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है, पक्षी चित्रित ईंटें हैं, वह आपकी कहां से प्राप्त हुई है, तो वह नौ से प्राप्त हुई बताई जाती है। ये दो क्वेश्चन यहां से बहुत दफा पूछता है, लेकिन आप सारी की सारी एक बार वो पढ़ लेना। ये दो चीजें इसके अंदर क्या है, विशेष हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से क्या रख लेना, याद रख लेना। उसके बाद में देखिएगा एक छोटा सा स्थान आता है जिसको कहते हैं नालियासर, कहते हैं, क्या कहते हैं, नालियासर। एक तो नालियासर है, ये आपका कहां पड़ता है, सांभर, और सांभर आपका कहां पड़ता है, तो जयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है कि नालियासर कहां पड़ता है, नालियासर जयपुर के अंदर पड़ता है। कहा जाता है कि यहां से, ठीक है, आपके जो कुषाण कालीन है, ठीक है, कुषाण कालीन, यहां से कुषाण कालीन और क्या प्राप्त हुए बताए जाते हैं, तो आपके सिक्के प्राप्त हुए बताए जाते हैं। यहां से कहते हैं कि नालियों के भी क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, गुप्त कालीन भी सिक्के प्राप्त हुए, कुषाण काल के सिक्के भी प्राप्त हुए। इसके अलावा ध्यान रखना, आपका कौन सा काल है, जो गुप्त काल है, ठीक है, गुप्त काल, उस गुप्त काल के भी यहां से क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा और क्या क्या प्राप्त हुआ, यहां से एक कहते हैं कि यहां से नालियासर से आपकी नालियों में लगाए जाने वाले, नालियों में लगाए जाने वाले जो गोल पाइप होते हैं, क्या होते हैं, पाइप, उन पाइप के यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, तो अवशेष प्राप्त हुए बताए जाते हैं। एक कहते हैं कि यहां से आपका जो सोना है, स्वर्ण है, स्वर्ण निर्मित या सोने से बना हुआ, ठीक है, स्वर्ण निर्मित आपका जो सी है, शेर है, उसका जो सिर है, वह सिर यहां से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ बताया जाता है। ये दो इसकी क्या बताई जाती है, खास बातें बताई जाती है। कहते हैं शीशे की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है, कहां से, नालियासर से, ठीक है, नाली के अवशेष प्राप्त हुए, गोल पाइप प्राप्त हुए। तीसरी अगर बात करें तो आपका जो शीशा होता है, इस शीशे की यहां से क्या प्राप्त हुई है, तो चूड़ियां प्राप्त हुई बताई जाती है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा स्थान है जिसका नाम क्या बताया जाता है, नालियासर। नालियासर के बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा एक छोटा स्थान और आता है, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। नालियासर के बाद में एक छोटे से स्थान की अगर और बात की जाए तो उसका नाम दोस्तों बताया जाता है, उसको कहते हैं जोधपुरा। क्या कहते हैं, जोधपुरा कहते हैं, ठीक है। जोधपुरा जोधपुर के अंदर नहीं है, ठीक है। जो बच्चा नहीं पढ़ के जाता उससे सबसे पहले वो यही गलती करवाता है, वो पूछता है कि जोधपुरा कहां पड़ता है और पहला ऑप्शन जोधपुर देता है, जिसने नहीं पढ़ा वो जोधपुर ही करके आता है, ठीक है। लेकिन ये जोधपुर के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना आपका कहां पर है, तो आपकी साबी नदी है, उस साबी नदी के तट पर, और आपका कोटपुतली में पड़ता है। कहां पड़ता है, जो कोटपुतली है उस कोटपुतली के अंदर ये बताया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसकी बड़ी मोस्ट बात है कि ये जयपुर के, आपका जोधपुर के अंदर नहीं बल्कि कहां पड़ता है, तो कोटपुतली के अंदर पड़ता है। एक देखिएगा यहां से लोहा गलाने की भटियां प्राप्त हुई। नंबर अगर इसकी एक बात की जाए तो ध्यान रखना, यहां से लोहा गलाने की और बड़ी बड़ी क्या प्राप्त हुई है, भटियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा ध्यान रखना,
2 नंबर की अगर बात करें तो यहां से कोबड़ वाला जो बैल है, ठीक है, कोबड़ वाला बैल है, इस बैल की यहां से क्या प्राप्त हुई बताई जाती है, आकृति या आप कह सकते हैं कि प्रतिमा प्राप्त हुई बताई जाती है। कहते हैं कि यहां से मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए, ठीक है, क्या प्राप्त हुए। नंबर 3 अगर बात करें तो कहा जाता है यहां से आपके मौर्यकालीन जो सभ्यता है, उस मौर्यकालीन सभ्यता के भी यहां से क्या मिले हैं, तो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें किसकी बताई जाती है, आपके जोधपुरा की, जिसके अंदर ध्यान रखना इसकी लोकेशन याद रखना। लोकेशन के अलावा सबसे मुख्य और मेन बात बताई जाती है, वह ध्यान रखना क्या याद रखोगे, वो आपके लोहा गलाने की क्या प्राप्त हुई है, भटिया प्राप्त हुई है, ठीक है। एक और देखते हैं, ठीक है। और अगला जो आता है उसको कहते हैं अगला पुरातात्विक स्थल, जिसको कहते हैं नगर, ठीक है। ये नगर आपका एक छोटा सा पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान के अंदर कहां पड़ता है, ये उनियारा में पड़ता है। कहां पड़ता है, उनियारा। और उनियारा मैंने आपको पेंटिंग के दौरान बताया था कि उनियारा नामक स्थान है, ये आपका कहां पड़ता है, तो ये टोंक में बताया जाता है। अब नगर की क्या क्या बातें, एक तो नगर को कई नामों से पुकारते हैं। अगर नगर के उपनाम की अगर बात करें तो एक तो इसे क्या कहा जाता है, तो एक तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, मालव नगर कहते हैं। क्या कहा जाता है, आपका मालव नगर कहते हैं। मालव नगर के अलावा ध्यान रखना एक इसको कहा जाता आपका कारकोटे नगर कहते हैं। ये 2 इसके क्या है, नाम है, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा भी कहते हैं कि प्राचीन काल के अंदर या पुराने टाइम की अगर बात करें तो यहां पर, ठीक है, ये जो स्थान है यहां पर आपका जो मालव जनपद था, ठीक है, ये मालव जनपद था, उस मालव जनपद की और क्या बताई जाती है, राजधानी बताई जाती है। इस कारण कहते हैं कि यहां से आपका जो मालव जनपद है, मालव जनपद, इस मालव जनपद के और यहां से क्या प्राप्त हुए बताए जाते हैं, तो सिक्के प्राप्त हुए बताए जाते हैं। यहां से लक्ष्मी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। और लक्ष्मी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वह ध्यान रखना किस प्रकार से, बैठी हुई नहीं है, बल्कि क्या बताया जाता है, किस प्रकार से, खड़ी हुई लक्ष्मी की क्या प्राप्त हुई है, प्रतिमा प्राप्त है। तो ध्यान रखना यहां से लक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। यहां से लक्ष्मी की जो खड़ी प्रतिमा है वह प्रतिमा क्या हुई है, प्राप्त हुई बताई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना आपके सिंहा अवरुद्ध, यानी सिंह के ऊपर बैठी हुई जो दुर्गा माता है या दुर्गा देवी है, इस दुर्गा देवी की भारत की और सब या कह सकते हैं कि यहां से शेर के ऊपर बैठी हुई दुर्गा मां की या दुर्गा देवी की सबसे प्राचीनतम, ठीक है, सबसे प्राचीनतम और क्या प्राप्त हुई है, तो आपके प्रतिमा प्राप्त हुई बताई जाती है। ये 2 बातें किसकी है, नौह की, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा मालव जनपद के क्या प्राप्त हुए हैं, ये मालव जनपद था, देखिएगा इसके प्राचीन नाम क्या, पहले बात करते हैं इसके उपनाम की बात करते हैं। यहां पे मैंने आपको 2 उपनाम बताए थे। उपनाम एक क्या बताया था, मालव नगर, दूसरा बताया था कारकोट नगर, ठीक है। फिर बताया था कि ये प्राचीन काल के अंदर आपका जो मालव जनपद था, इस मालव जनपद की क्या थी, राजधानी थी, ठीक है। इसका यहां से मालव जनपद के क्या प्राप्त हुए थे, सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे बढ़िया जो कंसेप्ट याद रखना है वो केवल एक तो ये मालव जनपद वाली बात याद रखनी है, ठीक है। और एक ध्यान रखना उनियारा है, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर आपका कहां पड़ता है, टोंक के अंदर पड़ता है। ये 2 बातें बड़ी अच्छी है। इसके बाद में देखिएगा एक छोटा सा स्थान और आता है जिसको अपन यहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिएगा इधर एक छोटा सा स्थान आता है, उसको कहते हैं आपका रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड, उसको कहते हैं क्या, रेड कहते हैं। रेड की अगर स्थिति की बात करें तो रेड ध्यान रखना एक नदी है, नदी का नाम है ढील नदी। और ये ढील नदी है, ये वर्तमान के अंदर आपका जो निवाई है उस निवाई के अंदर बहती है।
और निवाई आपका कहां पड़ता है, तो निवाई आपका टोंक में बताया जाता है। ठीक है, इसके उत्खनन की बात करें कि रैड का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो रैड का उत्खनन का जो कार्य था वह उत्खनन का कार्य आपके के एम पुरी के द्वारा किया गया। ठीक है, के एम पुरी के द्वारा किया गया, केदारनाथ पुरी के द्वारा किया गया, के एम पुरी, केदारनाथ पुरी। और इससे कहते हैं कि आपका 1938 से लेकर के और 1940 के मध्य आपका जो रैड है उस रैड का जमकर के इसके द्वारा क्या किया गया, उत्खनन किया गया। रैड की दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं कि रैड से आपके एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रैड है, इससे आपका जो एशिया महाद्वीप है इस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, सबसे विशाल, ठीक है, सबसे बड़ा और आपके सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ। किसका भंडार प्राप्त हुआ है, जो सिक्के हैं उन सिक्कों का क्या मिला है, तो आपका भंडार प्राप्त हुआ जाए बताया जाता है। ये सिक्के कौन से टाइप के प्राप्त हुए, तो ध्यान रखना आपके कौन से सिक्के हैं, तो आपके पंच स्मारक सिक्के बताए जाते हैं। पंच स्मारक सिक्के उनको क्या कहते हैं, आपका आहत सिक्के भी कहते हैं। और ये ध्यान रखना कौन से धातु के बने रहते हैं, तो आपका चांदी, रजत, ठीक है, चांदी जो धातु होता है उसके बने रहते हैं। ध्यान रखिएगा इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेख अंकित नहीं होता, इसका इनको आहत सिक्के भी कहा जाता है। इसके ऊपर 5 स्मारक, 5 आकृतियां अंकित होती है, कछुआ और आपका सूरज, एक पीपल, ऐसे कुछ 5 आकृतियां होती है। इसका इसको क्या कहते हैं, आपका पंचमारक भी कहा जाता है। ठीक है, एक कहते हैं कि रैड है, इस रैड से आपका लोहा है, इस लोहे की प्रचुर, लोहे की प्रचुर मात्रा के अंदर, बड़ी भारी मात्रा के अंदर, प्रचुर मात्रा के अंदर यहां से और क्या प्राप्त हुई है, तो आपकी सामग्री प्राप्त हुई। इसका ध्यान रखना आपका जो रैड है, ठीक है, ये प्रचुर मात्रा में सामग्री कहां से मिली, रैड से। इसका ध्यान रखना रैड, इस रैड को प्राचीन भारत का, रैड को आपके प्राचीन भारत का, या फिर कह सकते हैं कि आपके प्राचीन राजस्थान का, प्राचीन राजस्थान का, और क्या कहा जाता है, तो आपका टाटा नगर कहा जाता है। क्या कहते हैं, टाटा नगर कहते हैं। इसकी ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, एक तो आपके क्या मिला, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, और एक एशिया महाद्वीप से सबसे बड़ा सिक्कों का क्या मिला, भंडार मिला। ये दो बातें। अब देखिएगा उधर क्या हो गया, नगर। तो एक बात और पढ़ते हैं अपन, नगरी की बात और करते हैं। ठीक है, नगरी देखिएगा, नगरी की अगर बात करें, ठीक है, कि नगरी आपकी कहां पर है, तो नगरी के बारे में कहते हैं कि आपकी नगरी है ये प्रेजेंट टाइम के अंदर आपकी बेड़च नदी, ठीक है, बेड़चे नदी है, उस बेड़च नदी के तट पे, और आपका कहां बताई जाती है, तो आपका चित्तौड़ नामक जो स्थान है या चित्तौड़गढ़ है, उस चित्तौड़ के अंदर आपकी नगरी बताई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अगर और बात करें नगरी, देखिएगा नगरी है, ये नगरी के बारे में बताया जाता है कि नगरी एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां से बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, अब इस ये लोकेशन हो गई, इसकी खुदाई की बात करते हैं, ठीक है, या उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन, उत्खनन की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर के द्वारा 1904 ईस्वी के अंदर इसका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया। किसका उत्खनन किया गया, नगरी का उत्खनन किया गया 1904 में। अब ये जो नगरी है, इस नगरी को प्राचीन काल के अंदर एक अन्य नाम से पुकारा जाता था। तो प्राचीन काल के अंदर आपकी जो नगरी है, इस नगरी को क्या कहते थे, ठीक है, तो देखिएगा ऐसे बताते हैं कि आपके प्राचीन काल में जो नगरी है, इस नगरी को मध्यमीका कहते थे। क्या कहा जाता था, मध्यमीका कहा जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि आपका, और प्रेजेंट टाइम के अंदर मध्यमीका को क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। एक देखिएगा ऐसे भी तथ्य मिलता है कि प्राचीन काल के अंदर ये नगरी नामक स्थान है, यहां पे आपका सीवी जनपद था। क्या नाम था, सीवी जनपद था। और इसी सीवी जनपद की जो राजधानी थी, वह राजधानी आपकी क्या बताई जाती है, तो मध्यमीका बताई जाती है। ठीक है, और इसी मध्यमीका को क्या कहा जाता है, नगरी कहते हैं। देखिए यहां से सीवी जनपद की राजधानी थी, इससे कहा जाता है यहां से सीवी जनपद के और
क्या प्राप्त हुए हैं, तो आपके सिक्के प्राप्त हुए बताए जाते हैं। ठीक है, एक संस्कृत का एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम आपका पाणिनि बताया जाता है। पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। क्या नाम बताया जाता है आपका, अष्टाध्यायी बताया जाता है। इस अष्टाध्यायी के अंदर भी आपकी जो मध्यमिका है, इस मध्यमिका का विशेष रूप से और आपका क्या किया गया है, वर्णन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है, ठीक है, जिस सभ्यता का आपका अष्टाध्यायी के अंदर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, तो वह आपकी क्या बताई जाती है, तो ये आपकी कौन सी है, नगरी। नगरी की अगर और बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, यहां से, ठीक है, नगरी से आपका जो वैष्णव धर्म है, ठीक है, वैष्णव धर्म का या एक वैष्णव क्या वैष्णव संप्रदाय का एक क्या मिला, मंदिर मिला, जो कहा जाता है कि भारत का प्राचीनतम कैसा मंदिर बताया जाता है, तो भारत का प्राचीनतम आपका वैष्णव मंदिर बताया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर या ऐसे भी कह सकते हैं कि राजस्थान का प्राचीनतम जो वैष्णव मंदिर है, ये वैष्णव मंदिर आपका कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपका नगरी से प्राप्त हुआ बताया जाता है। नगरी विशेष रूप से एक तथ्य के लिए और प्रसिद्ध था, कहते हैं कि नगरी से आपके नगरीय उससे बौद्ध धर्म और आपके वैष्णव धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के लिए भी ये क्या बताया जाता था, तो आपका प्रसिद्ध बताया जाता था। कौन, नगरी नामक स्थान था। इसके अलावा देखिएगा, यहां से आपका जो नगरी है, उस नगरी से कुछ कुएं भी मिले, ठीक है, जो कहते हैं कि आप चार चक्राकार कुएं मिले, जिनको क्या कहा जाता है, वो आपके गुप्त कालीन सभ्यता के क्या बताए जाते हैं, अवशेष। इसके अंदर मैन देखिएगा, इसके अंदर आपके मैन मैन कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखना, एक ये विशेष रूप से याद रखोगे, सीवी जनपद की राजधानी थी, ठीक है, इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे, याद रखना है, ठीक है, बेड़स नदी के तट पे ये याद रखना है। और एक आपका वैष्णव मंदिर, ठीक है, एक अष्टाध्यायी की बात बहुत अच्छी बताई जाती है। तो ये आपकी छोटी सी एक क्या थी, तो नगरी नामक पुरातात्विक स्थल था। अब पढ़ते हैं अपन सुनारी के बारे में, ठीक है, सुनारी की अगर बात की जाए, सुनारी एक छोटा सा पुरातात्विक स्थल है, और ये ध्यान रखना आपका कहां पड़ता है, खेतड़ी में पड़ता है, ठीक है, और खेतड़ी का मतलब क्या हुआ, तो आपका जो नीम का थाना है, ठीक है, नीम का थाना है, वहां पर ये क्या बताया जाता है, स्थित है। और इसके उत्खनन की अगर बात की जाए, तो इसका उत्खनन कहते हैं कि आपका 1980 में किया गया, ठीक है, 1980 और 1981 के अंदर, आपके 1981 और 80 और 81 के अंदर आपका राजस्थान का जो आपका क्या है, पुरातात्विक विभाग है, इस पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसका क्या किया गया था, उत्खनन का कार्य किया गया था। नगरी की अगर बात आती है, तो ध्यान रखना, लोहा शब्द है, उसको विशेष रूप से आप लोग याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि नगरी थी, ये एक बहुत अच्छी लोहकालीन संस्कृति बताई जाती है। इसमें कहा जाता है कि आपकी यहां से लोहा गलाने की भारत की प्राचीनतम सबसे पुरानी भटियां प्राप्त हुई है, ठीक है। एक बताया जाता है कि भारत में, संपूर्ण भारत में लोहे का सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे पुराना, भारत में लोहे का प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम लोहे का जो कटोरा है, वह कटोरा आपका कहां से मिला है, सुनारी से प्राप्त हुआ है। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों को याद रखना। इसके अलावा कहते हैं कि लोगों का ऐसा अनुमान है, लोगों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहां पर जो बस्ती है, ये बस्ती कहते हैं कि आपके वैदिक कालीन, ठीक है, वैदिक कालीन, जो वैदिक कालीन आर्य थे, या फिर कह सकते हैं कि जो वैदिक कौन थे, आर्य, इन आर्यों के द्वारा ये बस्ती थी, ये बस्ती क्या की गई थी, तो आपकी बसाई गई थी, ठीक है। एक देखिएगा, यहाँ के लोग थे वह चावल, ठीक है, आपका सुनारी है, इस सुनारी के लोग कहते हैं कि इनका मुख्य खाद्यान्न था, वह क्या बताया जाता है,
चावल यानी कि ये किसका प्रयोग करते थे, तो आपके चावल का भी क्या किया करते थे, प्रयोग करते थे। कहां के लोग हैं, तो आपके सुनारी के लोग चावल का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ में सामान को लाने और ले जाने के लिए ये किसका प्रयोग करते थे, तो आपके रथ का प्रयोग करते थे, ठीक है। और जो रथ होता था उस रथ को ध्यान रखना क्या करने के लिए, खींचने के लिए। और ये किसका प्रयोग करते थे, तो आपके जो घोड़े होते थे उन घोड़ों का ये क्या किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। तो ये ध्यान रखना। अपना अगला एक छोटा सा पुरातात्विक स्थल था जिसका नाम क्या बताया जाता है, सुनारी बताया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना और भी कई छोटे मोटे स्थान रह गए, जिन स्थानों की बात है वो अपन नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर करते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।